जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो हमने परागकण की संरचना को कहा था, इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए परागकण की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल और इजी और साफ सुथरा चित्र है। पराग कण की संरचना है। यह क्या है? परागकण की संरचना है यह। तो यहाँ पर इसके बाहरी जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर यह वाला पोर्शन, कौन सा है? यह वाला पोर्शन जो है उसे हम बाह्य चोल कहते हैं, और जो इसके अंदर का जो बना हुआ है उसे हम अंतचोल कहेंगे, और यह वाला जो छिद्र है इसे जनन छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? जनन छिद्र। यहाँ भी जनन छिद्र है, यहाँ भी जनन छिद्र है, यहाँ भी जनन छिद्र है। और यहाँ पर जो एक छोटा सा गोला है इसे हम वर्धी केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्धी केंद्रक। और यह जो बड़ा वाला गोला है इसे हम क्या कहेंगे? वर्धी कोशिका कहेंगे। और फिर यहाँ पर जो बड़ा, यानी कि यही चीज़ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा वाला गोला है, यहाँ पर इसे हम जनन क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहेंगे। और इसके अंदर जो है छोटा सा गोला उसे हम जनन केंद्र कहेंगे। क्या है? जनन केंद्र कहेंगे। तो ये थी सिंपल सी इसकी संरचना थी। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है परागकण की संरचना, तो आप इसका चित्र बनाकर और जितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, आपको नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। बस हम जितना पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का उतना पढ़िए। क्लास 12th बायोलॉजी जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पर परागकण की संरचना, तो इसकी डिफिनेशन यहाँ पर दिया है। चलिए हम फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आज पीला वाला लेते हैं, नीला वाला, ठीक है। तो परागकण, तो परागकण नर युग्म दिया है, नर युग्म कोभित की प्रथम कोशिका होती है। नर युग्म की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। क्या होती है? परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? बाहरी भित्ति, और बाहरी भित्ति यानी बाह्यचोल, आंतरिक भित्ति यानी अंतचोल। बाह्यचोल, तो बाह्यचोल क्या है? बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ होता है। क्या है? बाह्यचोल, जो परागकण की संरचना में जो बाह्यचोल होता है वह अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपालेनिन होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपालेनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपालेनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। उसके ऊपर, परागकणों के ऊपर स्पोरोपालेनिन नामक क्या होता है? एक पदार्थ होता है जिसके कारण ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सहन कर लेता है। इसी कारण परागकणों में जैविक अपघटन नहीं होता है। यहाँ से आप जैविक अपघटन की परिभाषा दे सकते हैं, क्यों नहीं होता है। दूसरा हमारा है अंतःचोल। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। क्या? अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अतः चोल से ही परागनलिका का निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कि केंद्रकों का निर्माण होता है। केंद्रक में विभाजन हो जाता है, फिर वहाँ पर केंद्रकों यानी 2 और केंद्र का निर्माण होता है, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। फिर यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य का फिर से विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। क्या?
इस बाह्य चोल में जो अभी हमने आपको इस तरह से बताया था, यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे बने थे, छोटे छोटे गैप थे, तो उसे हम जनन छिद्र कहते हैं। बाह्य चोल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में ये देखिए क्या दिया गया है कि द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। दूसरा है, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमारा कि यह पराग नालिका बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है, फिर जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका पराग नलिका रास्ते में ही समसूत्री विभाजन होकर दो नर युग्म का निर्माण करती हैं। समसूत्री द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग जायांग। तो जायांग की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है? जायांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई दो स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। जिसकी इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यह 3 संरचना होती है, इसको ध्यान दीजिए। प्रत्येक स्त्री केसर में कितनी संरचनाएं होती हैं यह आपसे पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे? 3 संरचनाएं। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय में जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को हम वर्तिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बीजांड की संरचना दिया गया है। सिंपल भाषा में देखिए यहाँ पर बीजांड की संरचना, सिंपल भाषा और साफ सुथरा चित्र है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक बीजांड बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो इसे हम बीजांड विंत कहेंगे और यहाँ पर इसे बीजांड द्वार कहेंगे। यहाँ पर यह जो खाली जगह है इसे हम बीजांड द्वार कहेंगे। अब यह क्या है? यह क्या है? एक सहायक कोशिका है। क्या है? सहायक कोशिका है यह। और इसके अंदर जो यह बीच वाला है इसे अंड कोशिका कहेंगे और यह वाला जो है इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे हैं बिंदु हैं इसके अंदर उसे हम बीजांडकाय कहेंगे। अब इसे को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जो खाली भाग है इसे हम निभाग कहेंगे और इसे अध्यावरण कहेंगे। क्या किसे कहेंगे? अब इसके अंदर जो खाली भाग है इसे हम अध्यावरण कहेंगे। और यह जो बड़ा सा गोला दिया गया है इसे हम भ्रूणकोश कहेंगे और द्वितीयक केंद्रक इसे कहेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है द्वितीयक केंद्रक है वह, और सहायक कोशिका इसको हम कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा, नहीं इसी का छोटा रूप यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं। सहायक कोशिका, यह जो छोटा छोटा गोला है बड़े वाले गोले की तरफ उसे हम सहायक कोशिका कहेंगे और जो बीच वाला है उसे हम अंड कोशिका कहेंगे। और यहाँ पर जो दिया गया है छोटा सा 2 गोला इसे हम ध्रुवी केंद्रक कहेंगे। क्या? द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक कहेंगे। और यहाँ पर जो छोटा छोटा दिया गया है इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए बात करते हैं हम। तो प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे बीजांड विंत यानी फुनिशियल कहते हैं। दूसरा है बीजांड 1 या 2 आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी आवरण को
बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक आवरण को अंत अध्यावरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है, बीजांड द्वार कहते हैं उसे। दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी बायोलॉजी है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय, बायोलॉजी यदि उनका सब्जेक्ट है, इस बार उनका एग्ज़ाम होगा, तो ये इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है, निभाग यानी चेंजेस कहलाता है, जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बीजांड के अंदर मृदु तक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं हो, यानी कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं? भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिकाएं प्रायः बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका तथा अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। यानी कि जो उसमें इस गोले में जो इस तरह से बनाया गया था, उसी का डिफिनीशन है, पॉइंट से है। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, बीजांड का परिवर्तन व गुरु बीजांडु जनन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीजांडकाय, यहाँ पर फिर बीजांडकाय से क्या बना, बीजांडकाय से प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ग्रोथ हुआ, तो प्राथमिक भित्ति कोशिका यहाँ पर यह वाला है, और यह क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका 2n, और यहाँ पर 4 अगुणित गुरु बीजाणु, यहाँ पर देखिए 2 था, अब यहाँ पर 4 अगुणित बीजाणु हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, गुरु बीजाणु n और भ्रूणकोश, यह क्या है, भ्रूणकोश है। अब इसके अंदर जो गोला है, इसे हम गुरु बीजाणु n कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ पर बीजांडकाय में उपस्थित मृतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है, इसे परपशु कोशिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। जो आपको यह PDF दिख रहा है, यदि आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे, आप इसे कहानी के तौर पर पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, तभी आप कर पाएंगे। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, वही एक जनन होता है, यानी वही एक का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा युग्म कोदभिद में परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर भ्रूणकोश या मादा युग्मक दभिद का निर्माण या विकास यहाँ पर देख सकते हैं। पहले यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ। 4 में क्या हो गए, यहाँ पर ये क्या है, बीजांड द्वार है, यहाँ पर यह निभाग है इसे। अब यहाँ पर यह सहायक कोशिका हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो तरफ साइड का है, छोटे छोटे हैं, इसे हम सहायक कोशिका और बीच वाले को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहेंगे, और इसे हम द्वितीयक केंद्रक कहेंगे, और इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। इस तरह से भ्रूण या मादा युग्म भेदित का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट में दिया गया है इसके डिफिनीशन कुछ।
क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका है। यह गुरु बीजाणु वृद्धि कर बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित होता है या हो जाता है और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रों में समसूत्री विभाजन होता है और 8 केंद्रक का निर्माण होता है। 4 यानी 2 से 4 फिर 4 से 8, तभी यहाँ पर 3 ऐसे बने, फिर यहाँ पर 3 ऐसे बने, फिर यहाँ पर 2 बने, तो दोनों यानी पूरा मिलाकर 8 हुए। इसे देखिए, इसे हम प्रतिमुख कहते हैं और इसके बीज को हम अंडाशय कहते हैं। इनमें से 4 केंद्रक निभाग तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं। एक केंद्रक, तो यहाँ पर एक केंद्रक निभाग की ओर से तथा एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से मध्य में आकर स्थित हो जाता है, जिसे ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। और 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित होते हैं उसे कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्राथमिक कोशिका कहलाते हैं। 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती हैं तथा अगल बगल की कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। यानी कि इसके वजह तो किसके द्वारा, यहाँ पर क्या, जो बीजांड द्वार की ओर थी उसे हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहेंगे। यहाँ पर यह अंडाशय था और यह क्या है, यह सहायक कोशिका है। और नीचे ध्रुवी केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक कहलाते हैं। यहाँ पर परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि परागकण यानी पॉलिनेशन। तो परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचना परागकण कहलाता है। यह परागकण की परिभाषा हो गई। अब परागकण के प्रकार दिया गया है। यहाँ पर देखिए सिंपल से एल्गोरिथम की भाषा में यहाँ पर दिया गया है, यानी चार्ट के माध्यम से आप समझिए, डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर सबसे पहले परागकण के प्रकार डालेंगे। फिर परागकण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए दोनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं हम। तो पहला आता है हमारा स्वपरागण। तो जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, जब किसी पुष्प यानी फूल से परागकोश से पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन परागकण और सजातु पुष्पी परागण। ठीक है। और एक बात याद रखिए नोट में कि स्वपरागण एकलिंगी पौधों के पुष्पों में नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर 2 होते हैं उसके, तो स्वयुग्मन परागण, जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। ये अक्सनी मटर या टमाटर। उदाहरण के एग्जाम्पल मटर या टमाटर। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, सजात पुष्पी परागकण। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मक्का। स्वपरागण के लाभ,
तो पहला के लाभ क्या है, स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। दूसरा लाभ क्या है, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंशक्रम वाले होते हैं। और कुछ यानी कि चलिए और हम बताते हैं, स्वपरागण परागकणों के स्थानांतरण के नियमित किसी बाह्य कारक पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, स्वपरागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह मैंने 2 अपने से बताया है। स्वपरागण की आप हानियाँ यहाँ पर दिया गया है। क्या है, स्वपरागण की हानियाँ। तो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में भिन्नताएं नहीं होती हैं और स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, स्वपरागण से निर्मित बीजों में अंकुरण से बने पौधे कमज़ोर होते हैं और स्वपरागण से निर्मित बीज शीघ्र परिपक्व नहीं होते हैं, यानी जल्दी तैयार नहीं होते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में निर्मित बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा अमाप में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, परपरागण। क्या है, परपरागण। इस प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। चलिए इसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। अब यहाँ पर परपरागण की विधियाँ, मेथड ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं। तो ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के होते थे, 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला क्या है, जल द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे हम जल द्वारा परागण कहते हैं। जैसे वेलिसनेरिया, क्या दिया गया है, वेलिसनेरिया का यहाँ पर दिया गया है उदाहरण। अब वायु द्वारा, जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो उसे हम वायु द्वारा परागण कहते हैं। एग्जाम्पल मक्का, गेहूँ और आदि। तीसरा है कीट द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है तो उसे हम कीट द्वारा परागण की क्रिया कहते हैं। मधुमक्खी, तितली आदि। इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। और पक्षी द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया किसी पक्षी द्वारा होती है तो उसे हम पक्षी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल बिगोनिया की पक्षी। चमगादड़ द्वारा परागण। जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है तो उसे हम चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। अब परपरागण के लाभ। तो पहला लाभ क्या है, परपरागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। परपरागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं। यहाँ पर परपरागण के लाभ, 2 लाभ यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए 2 लाभ हम दो लाभ अपने से हम और बताते हैं। तो यहाँ पर परपरागण क्या दिया है, परपरागण का उपयोग अधिक महत्व की रोग प्रतिरोधी एवं अधिक उत्पादन क्षमता वाली किस्मों के उत्पादन में किया जाता है। इसको आप लिखिएगा, जो हम बता रहे हैं इसमें नहीं लिखा गया है। और चलिए अब बात करते हैं परपरागण की से हानियाँ क्या होती हैं। तो अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना, और यानी कि अधिक परागकण इसमें व्यर्थ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। और परागकण, और क्या है अगला, क्या है हमारा, परागकण अधिक संख्या में निर्मित होते हैं जो अधिकांश व्यर्थ हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला वाला है, होंगे बहुत सारे लेकिन कुछ उसमें से नष्ट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपको कृत्रिम परागण के बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको छोटा सा ऐसे
बेल आइकन का बटन आएगा उसे दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आशा करते हैं।